Hello and welcome to Nonesis Law. And in this video, today we are going to see a very important provision of CRPC, and that is 319. I can understand the problem of those students who are not able to understand 319 in a proper manner. तो आप लोगों को 319 का प्रोविजन सही तरीके से और सिंपल तरीके से सिंपलेस्ट वे में समझाने की मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में। देखिए 319 जो है वो एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है कोर्ट को, और ये पावर ऐसी पावर है जो कि इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान कोर्ट्स को दी गई है। ठीक है, तो चैप्टर 24 जो है वो एक्चुअली इसी चीज़ से डील करता है। इट इज़ रिलेटेड टू जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी और ट्रायल, राइट। दूसरी चीज़, ये पावर जो है ये कोर्ट को ऐसी पावर दी गई है कि जहाँ पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को एज एन एक्यूज्ड पहले ऐड नहीं किया गया, पर बाद में ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को भी एज एन एक्यूज्ड ऐड करना चाहिए था, तो उस केस में इस तरीके के एक्यूज्ड को भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 300 के कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद ही। लेट्स सी कि वो कंडीशंस क्या हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका ओवरव्यू क्या है मेरे पूरे डिस्कशन का। तो हम सेक्शन 319 के इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, ये देखेंगे कि कहाँ पर 319 अप्लाई होता है या कहाँ नहीं होता है, और हम कुछ लीडिंग केसेस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो हमें यहाँ पे 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कौन सी स्टेज की बात की थी मैंने अभी, इंक्वायरी या फिर ट्रायल की स्टेज पर ही सेक्शन 319 अप्लाई करेगा। दूसरी चीज़, कौन से बेसिस पे सेक्शन 319 की पावर एक्सरसाइज की जाएगी कोर्ट के द्वारा। तो ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एड्यूस्ड। ठीक है, अब ये एविडेंस एड्यूस्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसा एविडेंस जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, लाया गया है कोर्ट के सामने। और अगेन यहाँ पे कोर्ट का सेटिस्फैक्शन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, पर जब आप इंटरप्रेट करेंगे इसको तो कोर्ट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। तीसरी चीज़, इट इज़ एपरेंट। एपरेंट का मतलब अगेन यहाँ पे प्राइमा फेसाई मटेरियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूव होना चाहिए कोर्ट के सामने कि जो एडिशनली हम किसी को एक्यूज्ड बनाना चाह रहे हैं, क्या उसके खिलाफ कुछ ऐसे ठोस या कंक्रीट एविडेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसको ऐड नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ अपरेंट, क्या अपरेंट है कि इस व्यक्ति ने, जिसको पहले एक्यूज नहीं बनाया गया है, उसने कोई ऑफेंस ऐसा किया है जिसका ट्रायल ऑलरेडी एक एक्यूज्ड ऑलरेडी फेस कर रहा है। चौथी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऑफेंस जिसका ट्रायल की बात की जा रही है, ये ऑफेंस उस नेचर का है जहाँ पे जिस एक्यूज को एज एन एक्यूज ऐड किया जा रहा है, क्या उसका ट्रायल पहले वाले एक्यूज्ड के साथ किया जा सकता था, यानी कि क्या वो पार्टिसिपेट कर रहा था उस ऑफेंस में, या फिर क्या वो भी साथ में था। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तभी उसको एज एन एडिशनल एक्यूज्ड ऐड किया जाएगा। पांचवी चीज़ क्या है, ऑब्वियसली बात है कि जब आगे कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को भी एज एन एक्यूज्ड ऐड किया जाना चाहिए था, तो ऑब्वियसली बात है उसको नोटिस दिया जाएगा इस बात का। देखिए अगर कोर्ट में ही है और कोर्ट में ही अगर कोर्ट को पता चल जाता है कि अच्छा ये व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है यहाँ पे या कोर्ट में है, तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा। और अगर कोर्ट में नहीं है तो या तो उसको समन्स के द्वारा बुलाया जाएगा या फिर उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया जाएगा, राइट। तो ये दो तरीके हैं उसको बुलाने के। छठा जो इंग्रेडिएंट है वो है प्रोसीडिंग्स का। तो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कब से शुरू होंगी, दैट विल कमेंस, किस तरीके से शुरू होंगी, अ फ्रेश और रीहेयरिंग। किसके रिस्पेक्ट में, उस एक्यूज के रिस्पेक्ट में जो कि बाद में ऐड किया गया है, वो एक्यूज नहीं जो पहले से जिसका ट्रायल चल रहा है। तो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, आप अगर उसका भी अ फ्रेश ट्रायल शुरू कर देंगे और जो बाद में ऐड किया गया उसका भी फ्रेश ट्रायल शुरू कर देंगे, तो पूरा प्रोसीजर बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए सेक्शन 300 की 19 की पावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर है, और इसीलिए जो सेवन्थ इंग्रेडिएंट है, इसलिए यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया गया है सेक्शन में दैट देयर शुड नॉट बी एनी सेपरेट ट्रायल। तो सेपरेट ट्रायल नहीं होगा, यानी कि जो पहले ही एक्यूज जिसका ट्रायल चल रहा है और बाद में जिस एक्यूज को ऐड किया गया है, इन दोनों का ट्रायल सेपरेट नहीं होगा।
क्लियर। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस पर, हरदीप सिंह का केस। और इस केस में बहुत सारी चीज़ों को कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था जो कि पिछले कुछ केसेस में क्लैरिफाइड नहीं था। तो पहली चीज़ तो ऑब्जेक्टिव बताया गया कि सेक्शन 319 का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर है। वो क्या क्लियर कंसेप्ट है कि भाई जो डिस्पोजल ऑफ द केस है वो ना सिर्फ एक्सपेडिशियस होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए, बट साथ में साथ के साथ होना चाहिए जो एक्यूज ऑलरेडी ट्रायल पर है और साथ में जिस एक्यूज को बाद में ऐड किया जा रहा है, कोशिश करो कि दोनों का एक साथ ही डिस्पोजल हो, राइट। दूसरी चीज़, ये पावर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था to the satisfaction of the court is a very very important ingredient here. So it has to be sparingly used by the court since it is an extraordinary power which has to be exercised by the court. Clear? ऑफेंस कैसा होना चाहिए, जो कि जहाँ पे दोनों ही एक्यूज्ड एक साथ ट्राई किए जा सके। क्लियर। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, एनी पर्सन नॉट बीइंग एक्यूज्ड अर्लियर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, एनी पर्सन नॉट बीइंग एक्यूज्ड अर्लियर। इसका क्या मतलब है, यानी कि या तो उसके खिलाफ प्रोसेस इशू नहीं किए गए थे या फिर ऐसा सिचुएशन थी जहाँ पे उसका नाम एफआईआर में तो आया था पर चार्जशीट में नहीं आया, या ऐसा भी हो सकता है कि एफआईआर में आया या कोर्ट ने इस तरीके की रिपोर्ट सबमिट की कि देखिए चार्जशीट भी इसके खिलाफ ऐसी फाइल नहीं की जा सकती और इसीलिए इसको डिस्चार्ज करवा दिया जाए। तो ये भी कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एविडेंस एड्यूस्ड का क्या मतलब है। तो एविडेंस एड्यूस्ड का बड़ा ही सिंपल मीनिंग है। एविडेंस एड्यूस्ड का मतलब ये है कि जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने पुलिस ने रखा है वही एविडेंस की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी तरीके से कि उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ या नहीं हुआ, क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, हम उसमें नहीं पढ़ रहे। उस एविडेंस जो कोर्ट के सामने रखा गया, क्या उसके बेसिस पे इतना कंक्रीट एविडेंस वो है कि क्या एडिशनली दूसरे एक्यूज्ड को भी ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो वही चीज़ बताई गई है। So evidence is not one which is tested by cross. Such a question would arise only after an accused is added, and therefore no question of cross-examining a witness prior to adding such a person as accused has to be seen. Right? तो अगेन यहाँ पर ये कहा गया है कि जब तक ये एक्यूज ऐड ही नहीं हुआ उससे पहले आपने विटनेसेस का अगर क्रॉस भी कर लिया, तो सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि आपने कौन से बेसिस पर आप पीछे के विटनेसेस के बेसिस पे आप एक एक्यूज को कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे उस तरीके का सवाल उठना नहीं चाहिए। देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग अ विटनेस प्रायर टू एडिंग सच अ पर्सन एज एक्यूज्ड। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी या ट्रायल स्टेज पर, तो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया गया कि इंक्वायरी का मतलब जो सेक्शन 200, 201, 202 एंड 398 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट्स लिए गए हैं या एग्जामिनेशन किया गया है कंप्लेनेंट को एंड ऑल दोज प्रोसीडिंग्स, तो उन केसेस में भी सेक्शन 319 का एप्लीकेशन होगा। और ट्रायल में स्पेसिफिकली ये बता दिया गया कि चाहे वो केस कमिटल के बाद यानी कि सेशंस कोर्ट के पास आया हो, कमिटल बेसिस पर भी आया हो, तब भी 319 की पावर एक्सरसाइज की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। सरबजीत सिंह के केस में फर्दर कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की गई और कहा गया कि कोर्ट के सामने कुछ कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए या सफिशिएंट या कोजेंट रीजंस होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए और वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो फ्रेश है, यानी कि पहले वो एविडेंस कोर्ट के सामने आया ही नहीं था, कोर्ट को पता ही नहीं था कि अच्छा ये व्यक्ति भी एक्यूज बन सकता है। लेकिन कोर्ट के सामने जब कुछ नया आया जिसके बेसिस पे कोर्ट को पता चला कि अच्छा इसमें तो ये दूसरे व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए ही उसको एक्यूज्ड बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि प्राइमा फेसी एविडेंस या सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे आप किसी को एज एन एक्यूज्ड ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी की लिबर्टी का भी सवाल है, पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, राइट। तो दिस हैज़ टू बी स्पेरिंगली यूज्ड। विश्वनाथ के केस में अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई कि कहाँ पे सेक्शन 319 अप्लाई नहीं करेगा। तो बताया गया कि जहाँ पे इस एक्यूज्ड को ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी कि
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले ही कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया था, यानी कि चार्जेस उसके खिलाफ फ्रेम ही नहीं हुए। अगेन यहाँ पे एक प्रोवाइजो कहता है लेकिन प्रोवाइडेड क्या चीज़ होनी चाहिए, सेक्शन 300 एंड 398 ऑफ सीआरपीसी की कंडीशंस कंप्लाई होनी चाहिए, और साथ में एविडेंस के बेसिस पे अपीयर होना चाहिए कि इस व्यक्ति को भी पहले वाले व्यक्ति यानी कि पहले वाले एक्यूज्ड के साथ में ट्राई किया जाना चाहिए था, और उसके बाद भी उसको अगर डिस्चार्ज कर दिया गया है तो वहाँ पर इस सेक्शन 319 की एप्लीकेशन नहीं होगी का मतलब एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गया और 300 एंड 398 की कंडीशंस भी कंप्लाई हो गई तो फिर आप दोबारा से उसको एज एन एक्यूज्ड ऐड नहीं कर सकते। क्लियर। इसके अलावा अब एक और सवाल उठता है कि सपोज करो कि एक विटनेस था और वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गया, तो क्या ऐसे केसेस में ये कहा जाएगा कि देखो ये तो हॉस्टाइल विटनेस है, ये तो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गया तो इसको भी एक्यूज्ड बना लिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। 319 वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे कोई व्यक्ति एज एन हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कर दिया गया हो। हॉस्टाइल का मतलब सिर्फ ये है कि वो व्यक्ति मुकर गया अपनी बात से, जो पहले कह रहा था अब वो कुछ झूठ बोल रहा है, हॉस्टाइल हो गया, जिस पार्टी ने उसको बुलाया था उसके पक्ष में उसने वो एविडेंस नहीं दे रहा है या नहीं दे पाया। तो ये हॉस्टाइल का मतलब हॉस्टिलिटी सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड है। तो हॉस्टाइल का मतलब ये नहीं कि वो अक्यूज बना दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा ये जो 319 की एप्लीकेशन है, ज़रूरी नहीं कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कोई पार्टी ही मूव करे 319 की एप्लीकेशन, ये सो मोटो भी कोर्ट एक्शन ले सकता है इस तरीके का, राइट। कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि क्या जो वर्ड है, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या जो वर्ड एविडेंस 319 में यूज़ हुआ है दैट could only mean evidence tested by cross-examination, or the court can exercise the power even on the basis of statement made in examination in chief of witnesses। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले दिया था कि दोनों ही केसेस में चीफ हो या क्रॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट अपॉन द satisfaction of the court, and this evidence should not be merely limited to prima facie evidence or based merely on the suspicion of कि सस्पेशन है यहाँ पे कि ये होगा या नहीं होगा, सस्पेशन नहीं, यहाँ पे बहुत ही कंक्रीट एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होगा जिसकी वजह से हम किसी एक्यूज को ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, what is the nature of satisfaction required to invoke this provision to arraign an accused? यानी कि ये जो हम satisfaction level है वो उसकी हम क्या बात कर रहे हैं हम कि क्या ये जो चार्ज फ्रेमिंग है, सपोज करो जो जब हमने पहले एक्यूज के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया था, क्या हमें उस तरीके का एविडेंस चाहिए या उससे भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए या उससे वीक भी चलेगा? तो इसका आंसर है कि जो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन है दैट विल बी समथिंग मोर देन द वन रिक्वायर्ड फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल एक्यूज्ड। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एक्यूज्ड जो था उसके खिलाफ तो चार्जेस फ्रेम हुए थे, लेकिन अब जो एडिशनली एक एक्यूज्ड को आप ऐड कर रहे हो वो एक्यूज्ड ऐसा है जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। उसके लिए तो हमें और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर आना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर तो इसके खिलाफ इस तरीके की बात कही जा रही है जहाँ पे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते इसके गिल्टी ना होने का। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें 319 के पर्सपेक्टिव से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।